Assalamu alaikum students. Today we will start our second topic of chapter 15 homeostasis, that is osmoregulation. लास्ट टाइम हमने होम्योस्टेसिस का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस में किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस्ड फॉर्म में रखते हैं। तो इसमें हमने रेगुलेशन की 3 टाइप्स देखी थी, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। तो उसमें से फर्स्ट जो है ऑस्मो रेगुलेशन, आज हम उसको देखेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है? इसमें हम बैलेंस्ड कंडीशन में रखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, लेकिन हम वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करते हैं, वो है वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑर्गेनिजम्स इसमें अपनी वाटर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसमें जो क्या है, एक स्पेसिफिक बैलेंस्ड फॉर्म में रखते हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे पहले देखते हैं स्टार्ट में। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि सेल्स में एक कंट्रोल सेंटर होता है जो रेगुलेट करता है हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को, जैसे ही हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो अब इस सेल में क्या है, एक कंट्रोल सेंटर जो है वो मिसिंग है। तो अब क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे ही चेंज आएगा तो इंटरनल एनवायरनमेंट को ये अपनी रेगुलेट नहीं कर सकेगा। तो इस कंडीशन में जो है हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन के मुताबिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसमें वाटर से ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो अब क्या होगा, अंदर तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है जबकि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसी तरह वाटर कंसंट्रेशन जो है बाहर हमारे पास कम है और अंदर ज्यादा है। तो बैलेंस कंडीशन में आने के लिए सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा तब तक जब तक कि आइसोटोनिक जो है सॉल्यूशन ना हो जाए, अंदर भी और बाहर भी हमारे पास सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए। तो इस कंडीशन में जो है हमारे पास सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। सेकंड हमारे पास कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें अंदर और बाहर जो है वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या होगा, इसमें वाटर जो है वो बिल्कुल भी लूज नहीं हो रहा। देखें सेल में से सेल जो है उसी तरह से अपनी प्रॉपर शेप में है। तो अंदर जितना वाटर जा रहा है उतना ही बाहर भी जा रहा है। तो वाटर का इनर और आउटर मूवमेंट जो है वो इक्वल रेट पे है। थर्ड कंडीशन है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। इसमें क्या है, अब बाहर जो सॉल्यूशन है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें क्या है, हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जबकि सेल की जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो बैलेंस में आने के लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो इनर साइड पे मूव करेगा ताकि सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाए, सेम हो जाए अंदर और बाहर। तो इस कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा पानी भरने से सेल हमारा बर्स्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, किस तरह से प्लांट्स जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने बॉडी के सेल्स को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स के सेल्स हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। तो ये अपने अंदर ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस लाते हैं ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हार्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं।
तो इनकी एनवायरनमेंट जो है वहां पे एक्सेस और सरप्लस सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी नीड से ज्यादा पानी है। तो अब जो है इनकी बॉडी को जो खतरा हो सकता है वो फ्लडिंग का हो सकता है। तो अब ये क्या करेंगे, ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस अपने अंदर लाएंगे कि अपने सेल्स को फ्लडिंग से बचा सकें। तो पहली जो एडॉप्टेशन है वो इसमें है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स होगा उतनी ही ज्यादा इसमें क्या होगी, ट्रांसपायरेशन, उतना ही ज्यादा ये वाटर को लूज करेंगे। इसके अलावा जो स्टोमेटा है इनमें बहुत सारे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लॉस ऑफ वाटर हो सके। नेक्स्ट है मीजोफाइट्स। तो इसमें मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो इनको एज सच जो है कोई खास एडॉप्टेशंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी एनवायरनमेंट में जो है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो जाए तो ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा से ज्यादा जो है प्रमोट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। जबकि अगर कभी एनवायरनमेंट में पानी की कमी हो जाती है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। फिर है जीरो फाइट्स। अब जीरो फाइट्स जो है ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि बहुत ही ड्राई होती है, लाइक हमारे पास डेजर्ट की एनवायरनमेंट हो गई। तो वहां पे इनको डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए इन्होंने अपने अंदर क्या एडॉप्टेशंस की है। सबसे पहली तो ये जो इनके लीव्स होते हैं वो स्मॉल, थिक और रिड्यूस होते हैं ताकि कम से कम जो है ट्रांसपायरेशन हो सके। फिर इसके अलावा इनके लीव्स के ऊपर जो है क्यूटिकल की लेयर होती है, ताकि ये भी क्या करती है, इसका भी क्या फायदा होता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। फिर जो है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, जैसे हमारे पास कैक्टस प्लांट की एग्जांपल है, उसके देखें लीव्स नहीं होते, उसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं। तो फिर ऐसे प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, लीव्स की बजाय अपनी स्टेम को जो है एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यूज करते हैं। और कभी जब रेनी वेदर होता है तो ये अपने स्टेम के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि डिहाइड्रेशन वाले टाइम को ये क्या कर सकें, फेस कर सकें इजीली। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत सी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर हैं, कुछ हमारे पास मेरीन हैं, फिर कुछ जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी जो लैंड पे रहते हैं। तो तीनों तरह की जो एनवायरनमेंट्स है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। तो इस तरह की एनवायरनमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जो हैं उनमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। मेरीन वाले एनिमल्स जो हैं वो वहीं की एनवायरनमेंट के मुताबिक उन्होंने अपनी बॉडी को अडॉप्टेड किया हुआ है। अगर हम उनको फ्रेश वाटर में शिफ्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो मेरीन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। और इसी तरह हमारे पास टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल है कि वो भी सिर्फ लैंड पे सरवाइव कर सकते हैं, वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी अडॉप्टेशंस हैं जो इनको इस तरह के हैबिटेट में, अपने अपने हैबिटेट में सरवाइव करवाए हुए हैं। तो हमारे पास जो है एनिमल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक रखते हैं, यानी कि इसमें इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनकी बॉडी के अंदर और बाहर होती है। तो इनको जो है ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड होता है, तो बार बार रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास मेरीन एनिमल्स कुछ लाइक शार्क, कार्टिलेजिनस फिशेस, एड्स एंड रेज। तो ये क्या करती हैं, ये किस तरह से अपनी बॉडी को आइसोटोनिक रखती हैं मेरीन वाटर से। हमें पता है कि मेरीन वाटर जो है क्या है, एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। अब इन्होंने उस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे करना है, तो ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है इनका यूरिया, उसको रिटेन रखती हैं ताकि अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन को, अपनी बॉडी में जो है सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को सी वाटर के साथ आइसोटोनिक सेम रख सकें ताकि डिहाइड्रेशन के खतरे से ये बच सकें। फिर है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है उनकी एनवायरनमेंट जो है वो ज़रा डिफरेंट होती है, उनके अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो इसीलिए उनको बार बार जो है अपने
ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन रखना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है। अब इनको दो तरह की कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, हाइपर ऑस्मोटिक एंड हाइपो ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन में जो है आपको पता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो क्या होगी, हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, जबकि हाइपोऑस्मोटिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के कंपैरेटिवली कम होगी। तो हाइपरऑस्मोटिक में इनको डिहाइड्रेशन जो है फेस करनी पड़ती है और हाइपोऑस्मोटिक में फ्लडिंग। अब इनकी बॉडीज में ऐसी क्या एडॉप्टेशंस है कि ये इस चीज से बच जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज। यहाँ पे हमारे पास टू टाइप ऑफ फिशेज हैं, मेरीन एंड फ्रेश वाटर। दोनों की एनवायरनमेंट आप देखिए चेंज है एक दूसरे से। मेरीन वाली जो है उनकी एनवायरनमेंट क्या है, सी वाटर कैसा होता है, इट इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। तो इन्हें जो है अपनी बॉडी की अंदर ऐसी क्या एडॉप्टेशंस लानी पड़ती हैं कि ये सरवाइव कर सकें, डिहाइड्रेशन के खतरे से बच सकें। तो ये हमारे पास जो है मेरीन की एग्जांपल है। तो मेरीन जो है फिशेस, उनके अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा सी वाटर जो है लेती हैं, ऐसा फूड कंज्यूम करती हैं ताकि अपने अंदर जो है वाटर को ज्यादा से ज्यादा लेके जा सके। फिर जो है इनको ये क्या करती हैं, इनके अंदर जो है सॉल्ट्स की एक्सेस हो जाती है, तो ये क्या करती हैं ज्यादा से ज्यादा जो है सॉल्ट्स को जो है अपनी बॉडी से रिमूव करती हैं। इनके पास एक स्पेशल रेक्टल ग्लैंड भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर से सॉल्ट को सिक्रीट आउट कर देता है, जितना भी एक्सेस सॉल्ट होता है। तो एक्सेस सॉल्ट्स जो हैं ये इसको कंसंट्रेटेड कर देती हैं और सिक्रीट कर देती हैं, जबकि हमारे पास फ्रेश वाटर में बिल्कुल ऑपोजिट एनवायरनमेंट है। इनकी जो बाहर की एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है, तो इनको फ्लडिंग का खतरा है, तो इसीलिए ये ड्रिंक नहीं करती बिल्कुल भी वाटर। तो ये जो है डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से जो है वाटर को रिमूव कर सकें। कुछ वाटर ये अपनी स्किन के ज़रिए भी रिमूव करती हैं। और इनके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, इसलिए फूड के ज़रिए जो है अपनी सॉल्ट्स की जो है कमी को पूरा करती हैं। इसके अलावा ये अपने गिल्स के ज़रिए भी जो सॉल्यूट्स की अपटेक करती हैं। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन एमीबा एंड पैरामेशियम, तो ये दोनों जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्लडिंग का खतरा है। तो ये जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो है स्टोर कर लेती हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भर जाता है, स्वेल अप हो जाता है, तो ये बर्स्ट आउट हो जाता है बाहर की तरफ और जितना भी एक्सेस वाटर है उसको रिलीज कर देता है। फिर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, लैंड, जहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि हमारी एग्जांपल है, हम भी जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। पहला तो चैलेंज होता है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी होती है, इसीलिए आप देखें जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के बाहर जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, उनके बाहर एक एक्सटर्नल क्यूटिकल और एक्सोस्केलेटन होता है जो उनको क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। और बाकी एनिमल्स के अंदर जो स्किन होती है उनकी कैराटिनाइज्ड होती है, यानी उनके जो सेल्स होते हैं स्किन के वो डेड सेल्स होते हैं और वो भरे हुए होते हैं कैराटिन प्रोटीन से। ये प्रोटीन जो है उनकी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है ताकि वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सके। फिर कुछ ऐसे इनके अंदर मेटाबॉलिक एडॉप्टेशंस होती हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और उससे जो है वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर एक्सक्रीटरी एडॉप्टेशंस होती हैं कि ये क्या करते हैं, ये कम से कम जो है वाटर जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक डेजर्ट एनिमल कैंगरू रैट की एग्जाम्पल है। अब इसकी जो एनवायरनमेंट है वो डेजर्ट है, बहुत डिहाइड्रेशन का इसको फेस करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, कैसे उस डेजर्ट एनवायरनमेंट में जो है सरवाइव करता है, कई कई दिन तक तो इसको वाटर नहीं मिलता पीने के लिए। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स लेता है ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर जो है लैंड एनिमल्स के अंदर एक और एडॉप्टेशन होती है कि उनकी जो किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं,
पानी को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं और फिर उनकी एनवायरनमेंट और नीड के अकॉर्डिंग जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है। अगर तो उनके पास अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है तो उनको डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर कभी पानी की कमी उनको फेस करनी पड़ती है तो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक और एडॉप्टेशन है एनहाइड्रोबायोसिस की। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डोरमेंट स्टेज होती है, जैसे ही ड्राउट खुश्क साली पड़ती है तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं जब तक ये कंडीशंस फेवरेबल ना हो। तो हम अपना आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।